बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दो बुनियादी मौज़ूआत हैं। एक तो पाकिस्तान पर नाफिज़ हाइब्रिड निज़ाम ने इसका अब गला घूंटना शुरू कर दिया है और बैरूनी ख़तरात ज़्यादा बढ़ गए हैं और पाकिस्तान दिवालिया होने के तकरीबन किनारे पर पहुँच चुका है। और दूसरा मौज़ू है जनरल तारक के इरशादात और ये बताना कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, और ये तअस्सुर दिया जा रहा है कि उन्होंने जो सदारती निज़ाम की तजवीज़ दी है उसे फ़ौज की हमायत हासिल है, तो ये तअस्सुर गलत है। वो कहीं और से बात कर रहे हैं और उनके पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं जो उनकी पुश्तपनाही कर रही हैं और किन के इशारे पर वो ये उन्होंने बेवक्त की रागनी छेड़ी है, इस पर अर्ज़ करना है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इतला वो ये है कि PTI की जो लोग मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमें अपने साथ मिला लो, हम वहाँ जाकर PTI में हमने गलती की है। तो इस तरला ग्रुप में, मिन्नत तरला ग्रुप में मुतअद्दिद MNAs तो शामिल हैं ही, जिनकी तादाद ज़ाहिर 1.5 दर्जन के लगभग बताई जाती है, और इनके अलावा 2-3 वज़ीर भी इस तरला ग्रुप में शामिल हो गए हैं। और इस तरला ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरों से हाल ही में मुलाकातें की है और वफादारी का यकीन दिलाया है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो इतनी गैर मुतवक्को भी नहीं है। मुतवक्को मामलात है, PTI के कुछ अरकान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में हैं और उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, जिनको यहाँ पंजाब में दाल गलने की उम्मीद नहीं है। इस तरह जनूबी पंजाब में वो कुछ सहारा तलाश कर रहे हैं। तो डूबती किश्ती से छलांग मारने वालों की तादाद जो है उम्मीदवारों की, वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल ये हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से ये ख़ास तौर पर जो सियालकोट में वाक़या पेश आया है, इसके बाद बैरून मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ हो गई है और ख़तरात के इशारे बड़ी तेज़ी से मिलने शुरू हो गए हैं। कल मैंने अपने व्लॉग में यूरोपीय यूनियन का जिक्र किया था कि उसने मुतालबा किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को बल्कि हुक्म दिया है कि वो बताए कि उसने मजहबी शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ क्या किया है। ज़ाहिर है इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान बतौर रियासत मजहबी शिद्दत पसंदी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई करता रहा है। अब आपको याद होगा कि ये तहरीक लब्बैक की जो 2 धरने, पहले एक धरना इन्होंने दिया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और फिर एक चंद महीने पहले, इन दोनों धरनों में ये होता रहा कि जो लोग गिरफ़्तार होते रहे, ऊपर से फ़ोन आता और वो 5 मिनट के अंदर अंदर उनको छोड़ दिया जाता था। और यही वजह है कि वो दिलेर हो गए और उन्होंने 8-10 पुलिस वाले कत्ल किए और 1000 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया। और इतना बड़ा वाक़या, 1000 लोगों को ज़ख्मी करना और दर्जन भर या उससे भी ज़्यादा पुलिस वालों को कत्ल करना, शहीद करना, जो भी कह लें, उसके ख़िलाफ़ कि कहीं किसी कार्रवाई का कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान इसका जवाब तो दे नहीं सकता। तो यूरोपीय यूनियन के जो बयान का तफ़सीलात आई हैं, उनमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स का अहाता किया गया है, जिनमें बुनियादी हकूक़ की पामाली का ज़िक्र है, मीडिया पर दबाव और जबर का ज़िक्र है, और मजहबी तहज़ीब और तशद्दुद का ज़िक्र है। तो यूरोपीय यूनियन का ये बयान इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान को जो तजारती मराआत बहाल होने की तवक्को है यूरोपीय यूनियन से, वो ख़त्म हो सकती है और पाकिस्तान पर तजारती पाबंदियाँ लग सकती है। बरामदी, पाकिस्तान की बरामदात तो पहले ही बहुत ज़बू हाली में है। इसके बाद अगर यूरोपीय यूनियन ने इक़दाम किया तो मामला और संगीन हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका में एक तंजीम है एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। वो एक गैर सरकारी तंजीम है, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल है अमेरिका में कि इसे सरकारी तंजीम ही समझा जाता है। इसका असर न सिर्फ ये है कि अमेरिका के ईवानी नुमाइंदगान और हुकूमत और पॉलिसी साज इदारों पर पड़ता है, बल्कि राय आमा को भी ये मुतअस्सर करता है। ये तंजीम जो है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद है दूसरे मुल्कों में जहाँ जमहूरियत नहीं है वहाँ जमहूरियत बहाल कराना, और जहाँ जमहूरियत कमज़ोर हालत में है वहाँ उसे मुस्तहकम करना। यानी जमहूरियत के फ़रोग़ का ये एक निजी इदारा है जिसे सरकारी इज़्ज़त हासिल है। तो इस तंजीम ने अमेरिका के सदर को एक ख़त लिखा है कि वो जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जमहूरी ममालिक की, तो उसमें पाकिस्तान को शिरकत का दावतनामा ना दिया जाए, उसे पाकिस्तान को शिरकत से रोका जाए। ये बड़ा ख़तरनाक मुतालबा है और इसके भी ज़ाहिर हमें बहुत सारे नुकसान होंगे। तो एंडोमेंट ने जो इस मौके पर सदर को जो ख़त लिखा है, उसका जो मतन है, उसमें ये वो सारी बातें हैं। मसलन जमहूरियत जहाँ पाबंद है, बल्कि ये इसे असली जमहूरियत मानते ही नहीं है। और मजहबी तहज़ीब का भी ज़िक्र है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का ज़िक्र है, बलूचिस्तान के मसाइल का, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका ज़िक्र है।
اور یہ بھی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے، یہ اس کی خط میں لکھا گیا ڈس انفارمیشن کا لفظ کہ یہ حکومت ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے۔ اور اسی طرح جو متعدد دوسرے الزامات ہیں جن کا تعلق جمہوریت، آئین کی بالادستی اور شہری حقوق، میڈیا کی آزادی، ان سارے معاملات سے تعلق ہے، ان سب کا حوالہ دیا گیا اور بڑا ایک ٹھوس قسم کا 3 صفحات کا خط تیار کیا گیا، لمبا چوڑا، اور وہ صدر صاحب کو بھیجا گیا ہے اور وہ چھپ بھی گیا ہے غیر ملکی میڈیا میں۔ تو ظاہر ہے یہ صورتحال بھی پاکستان کے لیے تشویشناک ہے، اور اس طرح یہ خطرہ ہے کہ کئی دوسرے ممالک کی طرف سے جو ہمارے پاکستان سے درآمدات لیتے ہیں، یعنی پاکستان انہیں کچھ برآمدات کرتا ہے، ان کے سودوں پر بھی برا اثر پڑنے کا اندازہ ہے۔ اور ہم یہاں جو مرضی کہیں، لیکن بیرونی دنیا میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ میں جو ہوا اسے ریاستی سرپرستی حاصل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان میں بے شک میڈیا میں چیزیں نہیں آتی، لیکن بیرونی میڈیا کو تو اس کا ڈر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں پوری تفصیل نہ چھاپے، وہاں تو سب کچھ چھپ رہا ہے۔ اور تحریک لبیک کی جو ریاستی سرپرستی ہے، اور اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا جو معاملہ ہے، وہ بھی پوری دنیا میں زیر بحث ہے کہ کس طرح عمران خان ان کو عام معافی دے رہا ہے اور ان کو پاکستان کے قومی دھارے میں پھر سے مسلط کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو منظرنامہ یہ بڑا ہولناک ہے، اور پاکستان کی ہائیبرڈ جو تجربہ ہے، ہائیبرڈ رجیم جو ہے، اس نے پاکستان کا اندر اور باہر دونوں طرف سے گلا گھونٹنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب اس نظام سے فوری چھٹکارا ہی پاکستان کی زندگی کی ضمانت بن سکتا ہے، ورنہ وہ معاملہ ہوگا کہ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ناظرین، دوسرا مسئلہ لیفٹیننٹ جنرل طارق کا ہے۔ ان کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اتنا زیادہ معروف نام نہیں ہے۔ سنا ہے کہ شمال مغربی علاقوں میں پاکستان کے صوبہ پختونخوا میں انہوں نے کوئی کشتوں کے پشتے لگائے تھے، کوئی جھنڈے گاڑے تھے، واللہ عالم کیا تھا، یہ تو نہیں پتہ۔ لیکن ان کا ایک مضمون چھپا ہے رپورٹرز ڈائری، یہ ایک ویب نیوز پیپر ہے، یہ ویب میگزین کہہ لیں اس کو، ویب جرنل، اس میں یہ چھپا ہے اور کافی لمبا چوڑا، اتنا لمبا ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح اسے کہا جا سکتا ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہے۔ اور اگر اس کا متن دیکھیں تو اس کے لیے بھی یہی محاورہ کافی ہے کہ شیطان کی آنت ہے اس مضمون میں۔ بہت ساری باتیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے پہلے تو نظریہ پاکستان کا ہی رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی یہ دراصل اسکیپ آئیڈیالوجی تھی، یعنی فراریت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فراریت، کسی چیز سے بھاگنا، پناہ حاصل کرنا، مقابلہ نہ کر سکنا، یعنی مسلمان جو تھے وہ ہندو اکثریت سے بھاگے اور پاکستان بنا لیا۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب نے اپنے مضمون کے شروع میں لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قرارداد مقاصد پر تبرہ کیا ہے، اس کی تقریباً مذمت کی ہے اور خاصا زہر اس پر برسایا ہے۔ پھر ملاؤں پر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے اور ان کو پگمی اور اس طرح کی خطابات دی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو مذہب سے دور رکھنا چاہیے، ریاستی امور میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ نظریہ پاکستان اور قرارداد مقاصد دونوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یہ کھلم کھلا سیکولرزم نافذ کرنے کا مطالبہ ہے۔ تو جوابی طور پر یعنی اس کو کہنا چاہیے کہ یہ اپنے میرے خیالات نہیں، بلکہ ان کے جو موقف ہے اس کو رد کرنے کے لیے انہی کی زبان میں اگر بات کی جائے تو پھر تو بہتر تھا کہ پاکستان بھارت میں شامل ہو جائے، کیونکہ اگر سیکولرزم ہی لانا ہے تو ایک بڑے ملک کا سیکولرزم اس لحاظ سے اچھا رہے گا کہ اس میں پھر انڈیا کے مسلمانوں کو بھی تحفظ ہو جائے گا۔ اس سیکولر ڈھانچے میں پاکستان اور انڈیا کے مسلمان مل کر اتنی بڑی تعداد بن جائیں گے کہ ان کے حقوق دبانا مشکل ہو جائے گا۔ تو جنرل صاحب گویا کہ نظریہ پاکستان کی نفی نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے وجود کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ یہ رستہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کو پھر بھارت کا حصہ، اکھنڈ سیکولر بھارت کا حصہ بن جانا چاہیے۔ اگر سیکولرزم اتنی اچھی چیز ہے تو پھر ہمیں اس آپشن پر غور کرنا چاہیے۔ وہ بین السطور ان کا مطلب جو میں نے نکالا وہ یہی نکلتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ یہ بڑا گھسا پٹا الزام ہے، اب تو اس کا مذاق اڑایا جانے میں لگا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اصل کرپٹ کون ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ یا وہ چشم پوشی کر رہے یا وہ نام نہیں لینا چاہتے تو چلیے ہم لے لیتے ہیں، عاصم سلیم باجوہ کو دیکھ لیں، وہ اس کی کرپشن کی کہانی کتنی لمبی ہے، وہ سارے سیاستدانوں پر بھاری ہے۔ آسٹریلیا میں جزیرے کون خریدتا ہے؟ متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور ترکی میں بڑے بڑے ولاز، فلیٹ اور بنگلے اور فارم ہاؤس کون خریدتا ہے؟ امریکہ میں کس کی جائیدادیں ہیں؟ تو خیر اس کو چھوڑیے، چونکہ سیاستدان کرپٹ ہیں، انہوں نے موقف میں اپنے مضمون میں یہ مقدمہ باندھا ہے کہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، ہاں ایک پوائنٹ میں رہ گیا
इस्लामी उम्मा का भी इन्होंने मजाक उड़ाया इस तस्वर का कि पाकिस्तान ने इस्लामी उम्मा की तरफ देखना क्यों शुरू कर दिया। ये एक पाकिस्तान में रहते हुए इतनी जुर्रत ये लेफ्टिनेंट जनरल तारक जो ने की है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। तो खैर आगे वो बढ़कर वो कहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए, तरक्की देने के लिए इस्लाहात ज़रूरी है। ये बताना वो भूल गए कि पाकिस्तान को बचाना अगर ज़रूरी है तो पाकिस्तान को इस मुकाम पर किसने पहुँचाया कि उसकी बका का सवाल पैदा हो गया। ज़ाहिर है सियासतदानों ने नहीं पहुँचाया, 3 दरिया सियासतदानों ने नहीं बेचे, ढाका फाल सियासतदानों ने नहीं किया, सियाचिन भारत के हवाले सियासतदानों ने नहीं किया, और इस तरह के बहुत सारे मामलात, लंबी चौड़ी कहानियाँ। पाकिस्तान को अमेरिका के अड्डे देने से लेकर मुशर्रफ की अमरीकी जंग में पाकिस्तान को पूरी तरह झोंक देने की कार्रवाई समझ, ये जितने इकदाम थे इनमें से एक भी सियासतदानों ने नहीं किया। इसके बरक्स सियासतदानों ने दस्तूर दिया, सियासतदानों ने पाकिस्तान को मुत्तहद किया, सूबाई असबियतों का खात्मा किया, एक आइन देकर पाकिस्तान के वफाक की तमाम इकाइयों को एक मजबूत डोरी में बांध दिया, जिसको ख़त्म करने की ये दरपे है। जनरल तारक ने साफ लिखा है कि इस आइन को ख़त्म कर दिया जाए। उनके अल्फाज ये है कि आइन को री राइट करने की ज़रूरत है। री राइट करने का मतलब ये है तरमीम या इजाफे की ज़रूरत नहीं, वो कह रहे हैं री राइट किया जाए, यानी कि मौजूदा आइन को ख़त्म कर दिया जाए। आगे जाकर फिर जो इसकी वजाहत है उससे भी यही नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान के आइन को ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करने का मुतालबा करना क्या गद्दारी के झैल में नहीं आता? ये सवाल सियासतदानों से है और सहाफ़ियों से, जिन्होंने अभी तक इन मुतालबात का नोटिस नहीं लिया। हाँ, तो वो लिखते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के सियासतदान करप्ट हैं, लिहाजा वो इस्लाहात नहीं ला सकते। चुनांचे इस्लाहात लाने के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान इस असम्बली को तोड़ दें और उसके बाद आइन को रीराइट किया जाए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाए और ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है पाकिस्तान की गवर्नेंस चलाए। यानी आइन को फंडामेंटली ही ख़त्म कर दिया जाए कि हक़ हाकमियत पार्लियामेंट का नहीं बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने मुंतकिल कर दिया है अपनी तय। और फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये सदारती निज़ाम नाफज करे, यानी एक मरतबा फिर आइन को ख़त्म करे और इमरान खान को पाकिस्तान का सदर बना दे, जो फिर ये निज़ाम चलाए और इस्लाहात करे। इमरान खान को सदर बनाया जाए। अब आप समझ गए कि ये जनरल तारक साहब जो है कहाँ से बोल रहे हैं, इनको किसका इशारा है, किसकी पुश्त बनाई है, किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। सदर बनने की ख्वाहिश इमरान खान की है, जो हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद ही इस किस्म की बातें करना शुरू हो गए थे कि हमें सऊदी अरब का निज़ाम चाहिए, हमें चीन का निज़ाम चाहिए, हमें शुमाली कोरिया का निज़ाम चाहिए और हमें पता नहीं क्या ग्वांटानामो का निज़ाम चाहिए। ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मतलब यही था कि हमें ग्वांटानामो का निज़ाम चाहिए। तो ये जो ग्वांटानामो का निज़ाम नाफज करने की जनरल तारक ने एक इतने लंबा चौड़ा शैतान की याद पेश किया है, तो इसके साफ पता चल जाता है कि इसके पीछे कोई फ़ौजी इदारा नहीं, कोई फ़ौज नहीं, फ़ौज की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि पाकिस्तान में सेकुलरिज़म नाफज किया जाए, करारदाद मकासद को ख़त्म किया जाए, इसका रुख मुस्लिम उम्मा की तरफ से फेर दिया जाए। फ़ौज की तरफ ऐसी सोच रखना खिलाफ वाक़या है। फ़ौज खुद दावा करती है कि वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई नहीं नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ है। तो इस फ़ौज से ये तवक्को करना कि वो पाकिस्तान में सेकुलरिज़म नाफज करेगी, इस्लाम को देश निकाला देगी, करारदाद मकासद को ख़त्म करेगी, पाकिस्तान के वफाक को कमज़ोर करने के लिए सदारती निज़ाम लाएगी, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, वो ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि इम्कानी तौर पर फ़ौज के अंदर कुछ लोग इस सोच के हामी हो सकते हैं, जैसे कि जनरल तारक महमूद खुद भी फ़ौज में रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये लोग थोड़े हैं। फ़ौज की अक्सरियत जो है वो इस्लाम से कमिटेड है, नज़रिया पाकिस्तान से कमिटेड है और माजी में भी उसकी आमराना एडवेंचरिज़म के बावजूद इस्लाम से उनकी कमिटमेंट पर कोई शक नहीं करता। ना पीपल्स पार्टी करती है, ना मुस्लिम लीग नून करती है, ना कोई और करता है। तो ये फ़ौज की हमायत हासिल है वाला तासुर जो है ये गुमराह कुन है। और एक जमहूरियत पसंद होने के नाते मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ़ौज इसका नोटिस ले, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ हुकूमत तो नोटिस नहीं लेगी, क्योंकि हुकूमत की ईमा पर ही ये आदमी इस तरह की खुराफात लिख रहा है। तो मेरा मुतालबा ना हुकूमत से है, ना किसी और से, मेरा मुतालबा है प्रेस से, मीडिया से और सियासतदानों से कि वो इस तहरीर का नोटिस लें। हो सकता है वो ये समझें कि ये आदमी इतना अहम नहीं है, और वो बात इसमें वज़न भी है कि वो इतना अहम नहीं है, वो किसी तबका फ़िक्र की, किसी
تنظیم کی، کسی ادارے کی نمائندگی نہیں کرتا، صرف بنی گالہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ عمران خان کو صدر بنانے کے لیے اس نے بے تکی دور کی کوڑی برآمد کی ہے، تو اس کو اہمیت نہیں دینے چاہیے۔ جنرل طارق کو بالکل آپ اہمیت نہ دیں، لیکن کل کو کوئی اور بھی صدارتی نظام کے لیے اس طرح کا شوشہ چھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس سوچ کا جنرل طارق کا نوٹس نہ لیں، لیکن اس سوچ کا نوٹس لیں جو ہر 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد یا سال کے بعد کسی نہ کسی بل سے نمودار ہوتی ہے اور صدارتی نظام کی راگنی چھیڑ دیتی ہے۔ تو ناظرین، انہی گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔